हे हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट रविचंद्र हियर। वेलकम यू ऑल ऑन समर्थ हाइस एंड जुडिशरी। देखिए, मिशन राजस्थान एपीओ के सेकेंड माइनर लॉज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 एक ऐसा कानून है जो बिल्कुल नया कानून है। इसके क्वेश्चंस आपको जनरली कहीं नहीं मिलेंगे। इस पर्टिकुलर दो वीडियोस में पहला पार्ट जो आज मैं अपलोड कर रहा हूं और जो सेकंड वीडियो होगा, इसमें मैं आप सबको जितने पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं इस पर्टिकुलर कानून से, वो मैं करवा दूंगा इसी चैनल पे। आप सब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों को बताइए चैनल के बारे में, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको अपडेट्स मिल सके। तो मिशन राजस्थान एपीओ की तैयारी में समर्थ है एंड जुडिशरी आप सबका जितना मदद कर सकता है करने के लिए तैयार है। आप अपनी जिम्मेदारियां निभाइए, आप पढ़िए, क्वेश्चंस बनाइए और जितना हो सकता है क्वेश्चंस के थ्रू ही चीजों को समझने का ट्राई करिए। ठीक है, आर्म सेट के ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, चौथा वीडियो भी जल्द अपलोड हो जाएगा। आप सबको लगे हाथ तैयारी करनी है। नेक्स्ट वीडियो एससी एसटी एक्ट के ऊपर बनाऊंगा मैं। तो आप सब बस अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, जितना समर्थ है जुडिशरी से बेनिफिट हो सकता है आप उठाइए और अपने पेपर को अच्छा करके आइए। ठीक है, चलिए। द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट 2022 एक ऐसा कानून जिसकी जरूरत मुझे लगता है बहुत ज्यादा थी। क्यों है इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। उसके पहले इस पर्टिकुलर कानून को थोड़ा सा सेपरेट करो, थोड़ा सा तोड़ो, वर्ड्स को तोड़ो। क्या कहता है? राजस्थान के पब्लिक एग्जामिनेशंस में जितने भी अनफेयर मींस का यूज होता था उसको प्रिवेंट करना इस पर्टिकुलर कानून का क्या है मकसद है। इसके डिटेल में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस पर्टिकुलर कानून के बारे में जान लीजिए। इस पर्टिकुलर कानून को जो गवर्नर साहब हैं वहां पे, राज्यपाल साहब, उन्होंने किस दिन एसेंट दी थी? 5 अप्रैल 2022। ये बात आपको याद रखनी है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट कब हुआ? 6 अप्रैल 2022। इस पूरे वीडियोस में पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितनी बार भी मैं एक्ट बोलूंगा, मतलब मैं इस पर्टिकुलर कानून की बात कर रहा हूं। इतना बड़ा कानून लिखना पॉसिबल नहीं है बार बार, तो द एक्ट बोलूंगा मैं। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। 6 अप्रैल 2022 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। किस दिन डेट ऑफ एसेंट कब है इस पर्टिकुलर कानून की? 6 अप्रैल 2022 आपको याद रखना है। एक्ट नंबर क्या है? 6 अप्रैल और 6 एक्ट नंबर भी 6 ही है। टोटल सेक्शंस कितने हैं? 20। एक्सटेंडेड टू होल स्टेट ऑफ राजस्थान। सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि पूरे राजस्थान राज्य में ये कानून क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। चीफ मिनिस्टर कौन थे जब ये कानून पास हुई थी? अशोक गहलोत साहब। ये बात आप सबको पता होना चाहिए। तो कांग्रेस गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है ये। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और बातें रही, किस वजह से कानून बना, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपलब्धि अगर मैं एक तरफ बात करें तो कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो डिटेल में जाने से पहले एक क्वेश्चन उठता है जो मेंस में आपका पूछा जा सकता है इस पर्टिकुलर कानून से, कि इस एक्ट को बनाने के पीछे के एक्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, बेसिकली एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। आज 2024 में जब हम बात कर रहे हैं तो ये कानून किस एक्सटेंट तक अपनी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाने में सक्षम है। ठीक है, इसके आंसर्स देने से पहले मैं कुछ आपको डेटा बताऊंगा, कुछ चीजें बताऊंगा। उसके पहले इस पर्टिकुलर कानून में जो लिखा हुआ है उसको पढ़िए। ये कहता है एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर, एक ऐसा कानून जो बनाया गया किस चीज के लिए? टू प्रोवाइड फॉर इफेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट एंड कर्ब द ऑफेंसेज ऑफ लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। जो क्वेश्चन पेपर्स के लीकेज हो रहे थे ना, जो लीक हो जाते थे, जो एग्जाम से पहले ही वायरल हो जा रहे थे, उसको प्रिवेंट करना और कर्ब करने का जो इफेक्टिव मेजर्स है वो लेना। उसके अलावा अनफेयर मीन्स के यूज को प्रिवेंट एंड कर्ब करना। एंड कहां पे, बेसिकली कहां पे ये सारी बात हो रही है? पब्लिक एग्जामिनेशंस में भी। इन सबके डिविजन्स को भी देखेंगे, इन सबके डेफिनेशंस को भी देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा दूसरा कहता है एनी पोस्ट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आने वाला कोई भी पोस्ट, इंक्लूडिंग ऑटोनोमस बॉडीज, अथॉरिटीज, बोर्ड्स और कॉर्पोरेशंस, ये सारे लोग जो पेपर्स कंडक्ट कर रहे हैं, इनके रिक्रूटमेंट में या फिर इनके, जैसे किसी ऑटोनोमस बॉडी में आपको जॉब लेनी है तो उसके लिए जो एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, उसके अलावा to provide for designated courts for the trial of such offences and for matters connected therewith or incidental thereto। ये तीनों पॉइंट आपको मेंस के आंसर्स में लिखने अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो। सिर्फ ये दोनों मत लिख देना, सिर्फ यही दोनों ऑब्जेक्टिव्स नहीं है कि भाई जो पेपर लीक हो रहा है उसको रोक देना, चाहे कहीं भी किसी भी पब्लिक एग्जामिनेशन में हो रहा नहीं। इसके अलावा एक और ऑब्जेक्टिव है इसका कि हम डेजिग्नेटेड कोर्ट्स बनाएंगे इस पर्टिकुलर जो ऑफेंसेज इसके अंदर आते हैं, इस कानून के अंदर आते हैं, उससे डील करने के लिए। ये बात भी आपको याद रखना है। तो बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं या फिर मैं बोलूं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं इस कानून के। चमका, ये बातें आपको याद रखनी है, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। आपको राजस्थान एपीओ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। और जुडिशरी क्विज प्रिपरेशन, दोनों टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करने हैं मेरे चैनल से, मेरे ग्रुप से आप इसको ज्वाइन करिए। अपनी डाउट लिखिए, कोई भी डाउट हो आप मुझे बताइए, बेझिझक मैं उसको ऊपर सोल्व करने का कोशिश करें। हम दोनों मिलकर क्वेश्चन बनाएंगे और हम दोनों मिलकर एपीओ क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक डेटा देता हूं। एक इंडियन एक्सप्रेस का एक डेटा है
कहता है कि पिछले कुछ सालों का अगर आप उठा के देख लो, 5 सालों का, तो आपको दिख जाएगा कि इंडिया के किन किन राज्यों में कितने पेपर्स लीक हुए पब्लिक एग्जामिनेशंस में और कितने बच्चे इंपैक्ट हुए हैं। 41 जॉब रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक हुए थे। 41 टोटल बच्चे इंपैक्ट कितने हुए थे? मुझे लगता है शायद करोड़ों में बच्चे इंपैक्ट हुए थे। 2-2.5 करोड़ बच्चे इंपैक्ट होते हैं इनसे। जैसे राजस्थान का अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो पिछले 5 सालों में 7 पेपर लीक हुए, करीब करीब 38,41,000 बच्चे डिस्टर्ब हुए इससे। इस चीज को समझो आप, कितनी बड़ी 40,590 पोस्ट के टोटल एग्जाम्स थे, ये सारे पेपर क्या हुए? लीक हुए। उत्तर प्रदेश में देखो एक पेपर लीक हुआ, 19 लाख बच्चे डिस्टर्ब हुए। उसी तरीके से तेलंगाना में देखो आप 5 पेपर लीक हुए, 6,74,000 बच्चे डिस्टर्ब हुए। ये पर्टिकुलर जो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल का जो मैंने आपको कटआउट लगा रखा है ना, ये आपको अपने मेंस आंसर राइटिंग में लिखने अगर आते हैं तो डेटा के साथ। इसी वजह से कानून बनाई गई थी। कौन सी कानून जिसकी हम बात कर रहे हैं? राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन में जो लीकेज होते हैं उसको रोकने के लिए जो कानून बनाई गई, अनफेयर मीन्स का जो यूज होता है, इस पर्टिकुलर चीज के लिए कानून बनाई गई थी। तो ये जो मैंने आपको डेटा दिया है, डेटा आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखेंगे जो डेफिनेशन की बात कर रखा है। सेक्शन 2 कहता है, सेक्शन 2A कहता है कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्या होगा। अगर हम लोग सिंपली आम भाषा में कहें तो मैं कहता हूं यार पेपर कंडक्ट हो रहा था, तो पेपर कंडक्ट में क्या क्या आता है? कहता है कि कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स प्रिपरेशन, प्रिंटिंग, सुपरविजन, कोडिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, आंसर शीट्स, OMR शीट्स एंड रिजल्ट शीट्स, इवैल्यूएशन, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ये सारी बातें कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन में आता है। सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन नहीं, सुपरविजन ऑफ एग्जामिनेशन नहीं, रिजल्ट्स तक की फाइनल डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तक सारी बातें क्या होता है? कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन में आता है। सेक्शन 2A याद रहेगा। सेक्शन 2B देखिए, कहता है एग्जामिनेशन अथॉरिटी। किसको बोलेंगे कि एग्जामिनेशन अथॉरिटी है? तो शेड्यूल 1 में दी हुई सारी बॉडीज क्या हो गई? एग्जामिनेशन अथॉरिटीज हो गई। 10 बॉडीज हैं, ध्यान से सुन लीजिए, याद रहेगा। RPSC, राजस्थान हाईकोर्ट, जैसे जिस APU की हम तैयारी कर रहे हैं राजस्थान, RPSC बेसिकली उसका एग्जाम कंडक्ट करेगी। जुडिशरी के लिए बहुत जगहों पे हाईकोर्ट्स कंडक्ट करती हैं। उसी तरीके से मैं बात करूं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSSB, उसके अलावा कोई भी अथॉरिटी, एजेंसी या रिक्रूटमेंट कमिटी जिसको स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए बोला हुआ है। स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज, RBSC, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड जयपुर में जो है, PSU ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई एग्जाम कंडक्ट कर रही है, कोई और भी सोसाइटी, कॉर्पोरेशन, लोकल बॉडी और PSU ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट सब्सटेंशियली और पार्शियली अगर एग्जाम कंडक्ट कर रही हैं तो, और एनी अदर अथॉरिटी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। वीडियो पॉज करिए, इन 10 को एक बार दिमाग में डाल लीजिए, कभी भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2B में कहता है कि एग्जामिनेशन अथॉरिटी में वो सारी बॉडीज आ जाएंगी जिसके हमने शेड्यूल 1 में मेंशन कर रखा है, जो 10 मैंने आपको बताए, ठीक है। सेक्शन 2C कहता है एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर मींस एनी इंस्टीट्यूशन और पार्ट देयर ऑफ, कोई भी इंस्टीट्यूशन या उसका हिस्सा या कोई भी अदर प्लेस जो फिक्स्ड किया गया है या फिर यूज हो रहा है पब्लिक एग्जामिनेशन को होल्ड करने के लिए, एंड ऑल्सो इंक्लूड्स इंटायर प्रेमिसेज अटैच्ड देयर टू। ये बात याद रखिएगा, जो मैंने यहां पे ब्लू से हाईलाइट कर रखा है, इंक्लूड वाला पोर्शन याद रखिएगा। आपके पेपर में पूछेगा कि एग्जामिनेशन सेंटर में क्या इंक्लूड होता है, तो पूरा का पूरा प्रेमिसेज, अगर दरवाजा यहां पे है और ये इतनी बड़ी बाउंड्री है, ये पूरी की पूरी बाउंड्री में कहूं तो एग्जामिनेशन सेंटर में आएगा। आपको याद हो तो पेपर देने जाओगे तो कहेंगे कि बाउंड्री के बाहर जाइए, यानी कि पूरी बाउंड्री क्या हुई? वो एग्जामिनेशन सेंटर हुआ। क्यों? क्योंकि वो प्रेमिसेज क्या है? अटैच्ड है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से जिसमें एग्जाम होल्ड हो रहा है, ठीक है। सेक्शन 2D कहता है एग्जामिनी। एग्जामिनी कौन होगा? याद है एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर वाला कोट, ठीक है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद रहे एग्जामिनी कौन होता है, आप और मैं जो एग्जाम देते हैं। तो कहता है एग्जामिनी मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड परमिशन बाय द कंसर्निंग अथॉरिटी to appear in a public examination and includes a person authorized to act as a scribe on his behalf। जिस भी बंदे को उस पर्टिकुलर अथॉरिटी ने जो एग्जाम कंडक्ट कर रही है, जिसकी हमने बात करी 10 बॉडीज, आपको अगर ग्रांट कर रखा है परमिशन एग्जाम में अपीयर होने का तो आप एग्जामिनी हो गए। एंड ऑल्सो इंक्लूड्स योर स्क्राइब, अगर आपके बे में जो श्रुति लेखक हैं अगर वो जा रहे हैं तो वो भी एग्जामिनी कहलाते हैं। मतलब बेसिकली जिनके एडमिट कार्ड इशू हुए हैं वो सबके सब क्या हुए? एग्जामिनी हो गए, सेक्शन 2D के तहत। आगे आते हैं, सेक्शन 2E कहता है पब्लिक एग्जामिनेशन। पब्लिक एग्जामिनेशन मतलब कोई भी एग्जामिनेशन फॉर द पर्पसेज ऑफ रिक्रूटमेंट टू एनी पोस्ट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग ऑटोनोमस बॉडीज, अथॉरिटी, बोर्ड, कॉर्पोरेशंस एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में जो शेड्यूल 1 में मैंने आपको बताई ना, इनके द्वारा जितना एग्जाम कंडक्ट किया जाता है उसको शेड्यूल 2 में रखा गया है, ठीक है। तो आपसे पूछेंगे शेड्यूल 1 ही बेसिकली
कौन बॉडी शेड्यूल 1 के तहत नहीं आता, और इनके द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया जाने वाला कोई भी एग्जाम कैसा होता है, पब्लिक एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 2E, और ये कहां मेंशन है, शेड्यूल 2 में। चमका। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 2F अनफेयर मीन्स का डेफिनेशन दिया हुआ है। अगर आपको याद हो, इस पर्टिकुलर कानून का नाम ही है भाई प्रिवेंट ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट, उसको रोकना हमारा काम है। तो अनफेयर मीन्स क्या होता है, तो अनफेयर मीन्स को भी दो तरीके से समझिए। सेक्शन 2F1 कहता है कि अगर हम एग्जामिनी के पर्सपेक्टिव से देखें, जो एग्जाम देने जा रहा है उसकी पर्सपेक्टिव से देखें, तो वो कब बोलेंगे कि उसने अनफेयर मीन्स का यूज किया, तो कहता है कि अगर इन रिलेशन टू एग्जामिनी देखना है तो आप देखो कि क्या उसने अनऑथोराइज्ड हेल्प लिया है पब्लिक एग्जामिनेशन में। अनऑथोराइज्ड मतलब बिना अगर अथॉरिटी के आपने कोई हेल्प लिया, किससे, किसी भी पर्सन से, किसी भी ग्रुप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या किसी भी मटेरियल से, पेज से, कॉपी से, किसी भी चीज से, चाहे वो रिटेन हो, रिकॉर्डेड हो, कॉपी हो, प्रिंटेड हो, किसी भी फॉर्म में, और यूज ऑफ एनी अनऑथोराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट और गैजेट इज व्हाट, अनफेयर मीन्स में आएगा। किसके रेस्पेक्ट में, एग्जामिनी के रेस्पेक्ट में। तो सेक्शन 2F1 इज एप्लीकेबल ओनली टू एग्जामिनी, वेयर एज सेक्शन 2F2 जो है इज एप्लीकेबल टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग एग्जामिनी। अभी देखेंगे क्या है सेक्शन 2F2 क्या कहता है, देखिए, इन रिलेशन टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के रिस्पेक्ट में अगर आपको मैं समझाऊं तो, सिर्फ एग्जामिनी के पर्सपेक्टिव से नहीं, किसी भी पर्सन के रिस्पेक्ट में। पहला कहता है कि टू इंपर्सोनेट और लीक और अटेम्प्ट टू लीक और कंस्पायर टू लीक क्वेश्चन पेपर। अगर आप इंपर्सोनेट कर रहे हो, उसके बदले किसी के बदले जाके पेपर दे रहे हो, आप लीक कर रहे हो क्वेश्चन पेपर को, अटेम्प्ट कर रहे हो लीक करने का, या कंस्पिरेसी कर रहे हो लीक करने का, ठीक है। अटेम्प्ट को भी देखना, अटेम्प्ट टू लीक भी एक ऑफेंस है इस पर्टिकुलर कानून के तहत। उसके अलावा टू प्रोक्योर और अटेम्प्ट टू प्रोक्योर और पजेस और अटेम्प्ट टू पजेस क्वेश्चन पेपर्स इन अनऑथोराइज्ड मैनर, टू सोल्व, अटेम्प्ट टू सोल्व, सीक असिस्टेंट टू सोल्व क्वेश्चन पेपर इन अनऑथोराइज्ड मैनर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असिस्ट द एग्जामिनी इन द पब्लिक एग्जामिनेशन इन अनऑथोराइज्ड मैनर। ये चारों बातें किसी भी पर्सन के द्वारा अगर किया गया है तो उसको क्या बोलेंगे, अनफेयर मीन्स में आएगा। और इसमें एक्सप्लेनेशन कहता है, इसमें जो एनी पर्सन यूज हुआ है ना, ये एग्जामिनी को भी इंक्लूड करेगा। मतलब एक एग्जामिनी ने अगर दूसरे एग्जामिनी की भी मदद कर दी अनऑथोराइज तरीके से, तो क्या होगा, सेक्शन 2F2 के तहत वो बार हो जाएगा। मतलब बेसिकली उसको क्या बोले, ऑफेंस माना जाएगा। अनफेयर मीन्स का यूज कैसा मानेंगे। जी क्या कहता है, द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड हेयरइन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द आईपीसी शैल हैव द सेम मीनिंग्स रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन दैट कोड। अगर कुछ वर्ड यहाँ पे डिफाइन नहीं है, अगर आईपीसी में, तो उसको आईपीसी के तहत जो बातें उसको मानेंगे। एमसीक्यू दे रहा हूं, बताओ आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट। एक्ट मतलब इस पर्टिकुलर कानून की बात करें जिसकी मैं पढ़ा रहा हूं आपको। यूपीएससी, आरपीएससी, राजस्थान हाईकोर्ट या आरबीएससी, कौन बॉडी शेड्यूल 1 में नहीं है। मुझे लगता है आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको पढ़ाया। ये तीनों हैं, इसके अलावा 7 बॉडीज और हैं। यूपीएससी इस पर्टिकुलर कानून के तहत नहीं आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सेक्शन 3 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन्स। हमने अनफेयर मीन्स का डेफिनेशन सेक्शन 2F में पढ़ा। अब कहता है उसको प्रोहिबिट करना। सेक्शन 3 में कह रखा है कि कोई भी पर्सन अनफेयर मीन्स का यूज नहीं करेगा पब्लिक एग्जामिनेशन। सिंपल सी बात। सेक्शन 4 possession and disclosure of question paper। कोई भी पर्सन authorized by virtue of his duties in conduct of public examination shall before the time fixed for opening and distribution of question paper। जिस भी पर्सन को ऑथोराइज किया हुआ है पब्लिक एग्जामिनेशन में कंडक्ट करने की उसकी ड्यूटी लगी हुई है, जब तक टाइम फिक्स नहीं होगा ओपनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन पेपर का, वो ओपन नहीं कर सकता, ना लीक कर सकता है, ना प्रोक्योर कर सकता है, ना अटेम्प्ट टू प्रोक्योर, पजेस और सोल्व सच क्वेश्चन पेपर और एनी पोर्शन और अ कॉपी देयर ऑफ। और कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता, ना ही प्रॉमिस कर सकता है ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का शेयरिंग को लेकर के किसी भी पर्सन या किसी भी एग्जामिनी से, अगर वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सच क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है। तो ये किसके लिए है, किसके लिए है? उन लोगों की बात कर रहा है जिनकी पब्लिक एग्जामिनेशन की कंडक्ट में ड्यूटी लगी हुई है। जिनकी कंडक्ट और पब्लिक एग्जामिनेशन में ड्यूटी लगी है उसके लिए सेक्शन 4 बात कर रखा है कि आप लीक नहीं कर सकते, ओपन नहीं कर सकते, अटेम्प्ट नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते, प्रॉमिस नहीं कर सकते। ये बातें लिखी हुई है सेक्शन 4 में। सेक्शन 5 प्रिवेंशन ऑफ लीकेज बाय पर्सन और इंटरेस्टेड और इंगेज्ड विथ एग्जामिनेशन वर्क। अब बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, सेक्शन 4 से भी ब्रॉड है इसका। जो भी पर्सन किसी भी वर्क से रिलेटेड है पब्लिक एग्जामिनेशन में, इंटरेस्टेड है या फिर इंगेज्ड है, जैसे मैं बोलूं पुलिस ऑफिसर्स की मैं बात करूं जो ड्यूटीज लगी होती हैं इनकी, या मैं एक सिंपल एक पर्सन की भी बात करूं जो पानी पिला रहा है तो आपको एग्जाम्स में देता है, वो भी इंटरेस्टेड और इंगेज्ड है विथ वर्क पर्टेनिंग टू पब्लिक एग्जामिनेशन। वो अपनी ड्यूटी के मद्देनजर ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी
ओपन नहीं कर सकता, ना किसी को बता सकता है, ना लीक कर सकता है कोई भी इंफॉर्मेशन जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो। तो सेक्शन 5 का स्कोप ब्रॉड है, हम समझे इस चीज को। सेक्शन 6 समझिए, इवन जो पेपर्स कंडक्ट कर रही हैं बॉडीज, जो कई बार ऑनलाइन एग्जाम्स जो लेती हैं, उनके लिए भी ये सेक्शन 5 इन्वॉल्व होता है। तो बहुत ब्रॉड है सेक्शन 5 का स्कोप, ठीक है। सेक्शन 6 समझिए, अनऑथोराइज्ड पोजेशन और डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट और ओएमआर शीट इन एनी फॉर्म। किसी भी फॉर्म में आंसर शीट का, ओएमआर शीट का या क्वेश्चन पेपर का ना पोजेशन कर सकते हैं अनऑथोराइज तरीके से, ना आप डिस्क्लोजर कर सकते हैं, ना प्रोक्योर कर सकते हैं, ना अटेम्प्ट टू प्रोक्योर कर सकते हैं, ना इंपार्ट कर सकते हैं, ना ही ऑफर टू इंपार्ट कर सकते हैं ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन सेक्शन 6 के तहत, ठीक है। सेक्शन 7 देखते हैं। सेक्शन 7 कह रहा है कि बेसिकली सेक्शन 7 किस चीज से डील करता है, प्रोहिबिशन टू इंटर इन एग्जामिनेशन सेंटर। सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे आपसे पेपर में, मैं एमसीक्यू कराऊंगा अगले वीडियो में। कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन कहता है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में इंटर नहीं कर सकते, प्रोहिबिट करता है। कोई भी पर्सन, सेक्शन 7 कहता है कि नो पर्सन जो इंटरेस्टेड और इंगेज नहीं है विथ वर्क परटेनिंग टू पब्लिक एग्जामिनेशन और कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन और हु इज नॉट एग्जामिनी सेल इंटर द प्रेमिसेस ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। मतलब इन तीनों को छोड़ के कोई और नहीं इंटर कर सकता। कौन कौन? एग्जामिनी, जो मैं और आप एग्जाम देने जाएंगे, जो इंटरेस्टेड और इंगेज्ड हैं विथ वर्क परटेनिंग टू पब्लिक एग्जामिनेशन, और तीसरा कौन? कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी लोग हैं वो। मतलब दो ही मैं सिंपली बोलूं तो, एक आप और मैं जो एग्जाम देने जाएंगे और वो जिनकी ड्यूटीज लगी हैं वहां पे, या फिर जो रिलेटेड है वर्क परटेनिंग टू वर्क पब्लिक एग्जामिनेशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, उसके अलावा कोई और नहीं होता। और वो होता भी है। अगर किसी भी पेपर में तीसरा आदमी को दिखता है तो यानी कि वो पेपर में कुछ प्रॉब्लम है। जैसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगी वो आएंगे, जो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी लगी वो आएंगे, और हम और आप रहेंगे जो पेपर देने जाएंगे, बस इसके अलावा कोई नहीं। तो सेक्शन 7 प्रोहिबिट करता है किसी भी और लोग को। सेक्शन 8 कहता है नो प्लेस अदर देन एग्जामिनेशन सेंटर शैल बी यूज्ड फॉर पब्लिक एग्जामिनेशन। सिंपल बात, कोई भी प्लेस जो एग्जामिनेशन सेंटर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, उसके अलावा कोई भी पर्सन जो इंगेज्ड है, इंटरेस्टेड है, इस पर्टिकुलर प्लेस के अलावा कोई और प्लेस का यूज नहीं कर सकता एग्जाम कंडक्ट करने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन का। सेक्शन 9 समझ लीजिए, ऑफेंसेज बाय मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूशन और अदर्स। ये सिंपल क्या कह रहा है, कोई भी मैनेजमेंट है, कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या अदर्स, जिनकी ड्यूटी है या फिर जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस चीज से रिलेटेड कि आपको एग्जाम कंडक्ट कराना है, जैसे मान लो टीसीएस या कोई भी एक ऐसी बॉडी है जो ऑनलाइन एग्जाम्स लेती हैं या ऑफलाइन एग्जाम्स ले रही है मान लो, अब हमने उसको इंटरेस्ट कर दिया है पूरी बॉडी के, भाई तुम पूरा पेपर कंडक्ट कराओ, तो ये उनके लिए है सेक्शन 9। अगर उनके द्वारा कुछ ऑफेंसेज होता है तो जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा उस टाइम पे उस पर्टिकुलर मैनेजमेंट के या इंस्टीट्यूशन का, एलएलपी के बिजनेस को लेकर के, वो बंदा या वो इंचार्ज क्या माना जाएगा कि आपके वजह से पेपर क्या हुआ, लीक हुआ है। बस बशर्ते आपको ये बताना है कि सर मेरी जानकारी में चीज नहीं था, ये तो डायरेक्टर साहब या किसी के और के कहने पे हुआ है, तो वो डायरेक्टर को भी इसके तहत लाया जाएगा। तो सेक्शन 9 में सिंपली उन लोगों की बात करी गई है जो मैनेजमेंट है, इंस्टीट्यूशन है, एलएलपी या अदर्स हैं, जिनकी ड्यूटी है कि पेपर कंडक्ट कराना अच्छे से। ये बातें कह रही थी उसमें। ये सिंपल सी चीज थी जो मैंने आपको बताई। हम पेनाल्टी एक बार देख लेते हैं। वैसे तो पेनाल्टी कहता क्या है, पेनाल्टी के बारे में समझ लीजिए। सेक्शन 10 कहता है पेनाल्टीज, जिसमें कि दो बातें हैं। आपको मैंने अनफेयर मींस में पढ़ाया था सेक्शन 2F1, अगर एग्जामिनी अनफेयर मींस का यूज कर रहा है तो क्या होगा, और कोई और पर्सन इंक्लूडिंग एग्जामिनी यूज कर रहा है तो क्या होगा। तो कहता है सेक्शन 10 के तहत सब सेक्शन 1 में कि अगर सेक्शन 2F1 के तहत एग्जामिनी को पाया जाता है अनफेयर मींस का यूज करते हुए, तो उसको 3 साल तक की, अप टू 3 साल तक की पनिशमेंट है। एक्सटेंड टू पनिशमेंट कहां तक, 3 साल तक। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, कोई ऐसी स्पेसिफाइड नहीं कि रिगरस इंप्रिजनमेंट या कुछ भी, एनी काइंड ऑफ इंप्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म which may extend to 3 years and shall also be liable to fine which shall not be less than 1 लाख रुपी, and in case of default of the payment ये 9 महीने के लिए और imprisonment हो सकता है। ये बातें आपको याद रखना है, ये पूछेंगे। अप टू 3 years या एक्सटेंड टू 3 years, 1 लाख तक की फाइन, अगर नहीं देते हो फाइन तो 9 महीने की और पनिशमेंट फाइन के डिफॉल्ट पे, ठीक है ना। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 कहता है कि हमने जो अनफेयर मींस में पढ़ा ना सेक्शन 2F2 में, अगर वहां पे कोई और पर्सन होता एग्जामिनी को इंक्लूड करके, तो उसके लिए पनिशमेंट कितनी है, ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 5 years बट व्हिच में एक्सटेंड टू इंप्रिजनमेंट फॉर 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 10 lakhs बट व्हिच में एक्सटेंड टू 10 crore rupees एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट और पेमेंट ऑफ फाइन ऑफ सच पर्सन सच शैल बी लायबल टू बी पनिशमेंट फॉर 2 years। 5 साल से लेकर के 10 साल तक की पनिशमेंट है, 10 लाख से लेकर के 10 करोड़ तक की पनिशमेंट है, मतलब फाइन है, और अगर आप फाइन नहीं देते हो तो 2 साल तक के लिए पनिशमेंट है। ये बेसिकली सेक्शन 10 में कह रखा है।
तो ये सारी बातें मैंने आपसे शेयर करी। सेक्शन 11 एक मिनट के लिए देख लेते हैं क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कोई भी एग्जामिनी who has been convicted of an offense under the provision of this act shall be debarred from taking any public examination for a period of 2 years। कोई भी पब्लिक एग्जामिनेशन जो पर्टिकुलरली मैंने आपको पढ़ाया अभी डेफिनेशन में सेक्शन 2E में, उससे कोई भी पब्लिक एग्जामिनेशन नहीं दे पाएगा वो 2 सालों तक। अगर कोई भी एग्जामिनी इस पर्टिकुलर ऑफेंस कानून के तहत कन्विक्ट कर लिया जाता है, सेक्शन 11 इस बात को डिबार करता है कितने साल तक के लिए? 2 साल तक के लिए। अब एक चीज देखो, एग्जामिनी की बात कर रहा है ये सिर्फ, अगर आपने अनऑथोराइज्ड हेल्प लिया या आपके बदले कोई भी पेपर देने जा रहा है, वो बंदा तो सेक्शन 10 के तहत पेनाल्टी लगेगी उसके ऊपर, आपको 2 साल तक के लिए बार कर दिया जाएगा पेपर देने से। सेक्शन 11 इस बात को डील करता है। आज तक के लिए इतना ही। कल हम सेक्शन 12 से 20 तक की बात करेंगे, कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। आपका काम है इस सेक्शंस को समझिए ध्यान से। जो भी चीज़ें मुझे लगता है मैं आपको सारी चीज़ें इजीली समझा देता हूं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज़ को समझना। राजस्थान एपीओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जुडिशरी क्विज प्रिपरेशन दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं आपसे। थैंक फॉर वॉचिंग, कीप लविंग मी, थैंक्स लॉट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों से शेयर भी करिएगा। थैंक यू।